नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए दी करंट अफेयर्स शो का 6th एपिसोड, जिसमें हम लास्ट 5 डेज के मोस्ट सिलेक्टेड करंट इवेंट्स डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये तो आप जानते हैं, अब से दी करंट अफेयर्स शो वीक में 2 दिन आया करेगा, एवरी संडे शाम 5 बजे और एवरी वेडनेसडे शाम 5 बजे। तो हर एक एपिसोड को फॉलो करते रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम नहीं लेते, फटाफट आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट करंट इवेंट के बारे में। सिंगापुर फेस स्कैन करने वाला पहला देश बना। फ्रेंड्स, हाल ही में सिंगापुर ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके थ्रू उसने कंप्लीट सिंगापुर के अंदर फेस स्कैन फैसिलिटी इंस्टॉल की है। यानी कि सिंगापुर की जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज है, जितने भी ऑफिशियल वर्क्स होते हैं, जितने भी प्राइवेट ऑफिसेज है, जैसे कि हमारे बैंक्स हैं या फिर एटीएम है, उनके अंदर फेस स्कैन फैसिलिटी लॉन्च कर दिए, इंस्टॉल कर दिए। यानी कि जैसे कि बैंक है, अगर आपको अपने पैसे निकालने हैं तो आपका फेस स्कैन होगा और आपको अपने पैसे मिल जाएंगे। या फिर आप एटीएम के अंदर गए हो, आपको अपने पैसे निकालने हैं, तो डायरेक्टली एटीएम आपका फेस स्कैन करेगा। आपको कोई भी कार्ड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको बायोमेट्रिक देना पड़ेगा और आपके पैसे आपके हाथ में होंगे। यानी कि ये फैसिलिटी लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है सिंगापुर। अभी तक ये फेस स्कैन फैसिलिटी किसी भी देश में नहीं है। अभी तक आपने देखा होगा फिंगरप्रिंट स्कैन होते थे, बायोमेट्रिक होता है इंडिया के अंदर भी, लेकिन फेस स्कैन वाली जो फैसिलिटी है, ये पहली बार सिंगापुर लॉन्च करने जा रहा है। फ्रेंड्स, काफी एक्सपर्ट का कहना यह भी है कि इससे क्राइम रेट भी काफी कम होगा। कैसे होगा क्राइम रेट कम? क्योंकि फ्रेंड, जो ये फेस वेरिफिकेशन होगा, जो कंप्लीट डेटा होगा फेस स्कैनिंग का, वो नेशनल आइडेंटिटी डेटाबेस में शामिल किया जाएगा, यानी कि इंक्लूड किया जाएगा। जैसे कि अगर कोई चोर चोरी करके भाग रहा है और उसका फेस सीसीटीवी में कैप्चर हो जाता है, तो उसको स्कैन करके उसके बारे में कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है उसकी लोकेशन भी ट्रैक की जा सकती है इसके थ्रू। तो काफी अच्छी फैसिलिटी है। अभी तक ये सिंगापुर ने शुरू किया है। धीरे धीरे ऑल कंट्रीज, यानी कि जितने भी कंट्रीज है वर्ल्ड के अंदर, सब में ये फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन है कि फेस स्कैन वाली फैसिलिटी किस देश ने शुरू की है? आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट करंट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया। फ्रेंड्स, हाल ही में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एक अभियान शुरू किया है, जिसका नाम रखा है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। आप नाम से ही समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, ये जो अभियान है ये 15 नवंबर तक चलेगा और ये फिलहाल चल रहा है। सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है और शाम 8 बजे तक चलता है। इस अभियान का मतलब क्या है? फ्रेंड्स, इस अभियान के तहत जितने भी सिग्नल है उसके ऊपर जब रेड लाइट हो जाती है, जितनी भी गाड़ियां हैं, व्हीकल है, बाइक हो, स्कूटर हो, उनको अपना इंजन ऑफ करना पड़ेगा अगर रेड लाइट है। इस अभियान के तहत फिलहाल ये चल रहा है दिल्ली के अंदर। जो सबसे भीड़ भाड़ वाले सिग्नल है, चौराहे हैं, उन पर यह अभियान चल रहा है। अब इस अभियान का मकसद क्या है? फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो पोल्यूशन को कम करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए कि पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है और कैसे हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, तो ये भी एक बढ़िया कदम है कि जब भी रेड लाइट है, सिग्नल पर आप रुके हुए हो, तो आप अपने व्हीकल का इंजन ऑफ कर दे, ताकि लोगों को पता चल सके, लोगों को एहसास हो सके कि काफी हद तक हम भी पोल्यूशन बढ़ाने में शामिल है और आगे वो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, काफी अच्छा कदम है। ये अभियान फिलहाल दिल्ली के अंदर शुरू किया गया है। धीरे धीरे काफी स्टेट में भी लागू किया जाएगा जहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में बनते हैं कि जो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये अभियान कौन से स्टेट में या फिर कौन से केंद्र शासित प्रदेश में चलाया गया? तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत चौथे स्थान पर है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एशिया पावर इंडेक्स है क्या। फ्रेंड्स, एशिया पावर इंडेक्स एक रिपोर्ट है या फिर आप कह सकते हैं कि एक सर्वे है, जो कि सिडनी में स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है। ये रिपोर्ट, इसमें क्या होते हैं, इसमें टोटल इस बार 26 देश थे। इनके अकॉर्डिंग एक लिस्ट जारी की गई थी। इस लिस्ट में होता क्या है, इसके थ्रू ये बताया जाता है कि एशिया के अंदर सबसे ताकतवर देश फिलहाल कौन सा है 2020 में। अब ताकतवर का मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिकली भी वो ताकतवर होना चाहिए, फाइनेंशियली भी वो ताकतवर होना चाहिए, और जो उसकी सैन्य ताकत है, ठीक है, हथियार वाइज, वो
ये सभी चीजों को देखा जाता है और तब ये रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक है, कि कौन सबसे ताकतवर है। तो इस बार जब ये रिपोर्ट जारी हुई, इसमें पता चला है कि भारत को इस बार इसमें चौथी रैंक मिली है। सब लोग सोच रहे थे कि भारत थोड़ा आगे आएगा, लेकिन चौथी रैंक इसको इस वजह से मिली है हमारी इंडिया को, क्योंकि कोविड-19 की वजह से थोड़ी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी, इस वजह से थोड़ा पीछे रह गया इंडिया। लेकिन एक्सपर्ट का कहना यह है कि कुछ टाइम के बाद 2030 तक इंडिया वर्ल्ड का सबसे ताकतवर देश होगा, अर्थव्यवस्था वाइज भी और सैन्य वाइज भी, यानी कि आर्मी वाइज भी और हथियार वाइज भी, हर एक चीज के अकॉर्डिंग। तो जो नंबर 1 पर आया है सबसे ताकतवर एशिया का, यानी कि जो एशिया पावर इंडेक्स में नंबर 1 पर रैंक है, वो हमारा अमेरिका है। सेकंड पर चीन को मिली है, थर्ड पर जापान है, चौथे नंबर पर इंडिया है। नेक्स्ट है हमारा, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ आईएनएस कवरत्ती, ठीक है। ये एक हमारा वॉरशिप है, ठीक है, यानी कि एक लड़ाकू पानी का जहाज है जिसका नाम है आईएनएस कवरत्ती। ये हाल ही में जो हमारी इंडियन नेवी है उसमें शामिल कर दिया गया है। ये थोड़ा यूनिक है और ताकतवर भी है। इसकी खास बात यह है, जो आईएनएस कवरत्ती है ये भारत में ही बनाया गया, यानी कि भारत के थ्रू ही इसको विकसित किया गया। कहां पर किया गया? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो इंडियन नेवी का डॉक यार्ड है वहां पर ये बना गया। नाम है आईएनएस कवरत्ती। इसकी खास बात क्या है फ्रेंड्स? इसके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल सेंसर्स लगाए गए हैं, यानी कि अगर पानी के अंदर कोई पनडुब्बी, यानी कि जिसे हम सबमरीन बोलते हैं, वो है या फिर कोई टॉर्पेडो आ रहा है तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। पहले इसके अंदर ऐसे जबरदस्त सेंसर लगाए हैं, इसको पता चल जाता है कि पानी की में कहीं दूर से कोई सबमरीन है और वो हमला कर रही है, तो इसमें ऐसे कुछ सेंसर लगाए हैं। साथ ही इसके जो सेंसर है या फिर इसको जो रडार है वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे ही सेंसर लगाए गए हैं जो रडार वगैरह होती है दुश्मन की सबमरीन पर या फिर दुश्मन के पानी के जहाज पर, वो इसको मतलब नहीं डिटेक्ट कर सकती। कुछ ऐसे सेंसर इसके अंदर लगाए हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी मिसाइल का सफर परीक्षण किया गया या फिर ये जो आईएनएस कवरत्ती अभी इंडियन नेवी में शामिल किया गया, ये जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब मैंने करंट इवेंट देखा तो मुझे बड़ा पसंद आया है। चंद्रमा पर पहली बार सेल्यूलर नेटवर्क बनाएगा नोकिया। नोकिया के बारे में आप सब लोग जानते हैं। नोकिया ने हाल ही में नासा के साथ, ठीक है, हाथ मिलाया है कि हम 2022 तक चंद्रमा के ऊपर सेल्यूलर नेटवर्क अवेलेबल करा देंगे। यानी कि जैसे अब आप यहां पर 4G चला रहे हो, कंप्लीट नेटवर्क आ रहा है, अब चांद के ऊपर भी नेटवर्क होगा, वहां पर भी 4G आप वीडियो देख पाएंगे HD क्वालिटी में। अब सवाल उठता है कि यह कदम क्यों उठाया जा रहा है? चांद के ऊपर 4G नेटवर्क की जरूरत क्या है? देखिए फ्रेंड्स, जो रोवर्स होते हैं वहां पर लैंडर्स जाते हैं खोज करने के लिए चांद के ऊपर, वो वहां से कुछ भी रिसर्च करके सिग्नल भेजते हैं, कुछ भी मैसेज भेजते हैं अर्थ के ऊपर, तो उसमें टाइम लग जाता है, कुछ टाइम लगता है। और जो मतलब सिग्नल होते हैं वो एकदम 100% एक्यूरेट नहीं होते, उनमें टाइम भी लगता है। और कोई मैसेज भेज रहा है, मतलब कोई फुटेज भेज रही है, वो बिल्कुल क्लियर नहीं होती। अगर वहां पर नेटवर्क अवेलेबल होगा तो वहां से जो मैसेज आएगा वो तुरंत आ जाएगा। वहां से रोवर ने कोई भी मैसेज भेजा और इनके पास तुरंत, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, वो मैसेज आ जाएगा। साथ ही जो फोटोज वीडियोस होंगी रोवर के थ्रू, वो एकदम HD क्वालिटी में यहां पर आ जाएंगी अर्थ पर। तो सबसे पहला काम तो यही है, इसकी आवश्यकता। दूसरी बात, नासा ने प्लान बनाया हुआ है, काफी टाइम पहले एक प्लान लॉन्च किया था कि 2024 तक हम चंद्रमा के ऊपर इंसानों को भेज देंगे और बस्तियां बनाना शुरू कर देंगे। तो ये चाहते हैं कि 2024 से पहले 2022 तक ही वहां पर नेटवर्क अवेलेबल करा दिया जाए, ताकि जो एस्ट्रोनॉट जाए या फिर इंसान जाए उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके, उनके साथ कनेक्टिविटी की कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके, उनको हाई फिडेलिटी की कनेक्टिविटी मिल सके और उनके साथ कनेक्शन अच्छा बन सके। तो ये इसका मकसद है। देखिए फ्रेंड्स, नोकिया वैसे आज तक एंड्रॉइड में सफल नहीं रहा है, लेकिन चांद के ऊपर नेटवर्क आएगा तो बड़ी बात है। ये मैंने एक इमेज भी लगाई हुई है, थोड़ी फनी है। एक एस्ट्रोनॉट यहां पर वीडियो शूट कर रहा है जो कि आपके पास भेजेगा, और ये नासा नोकिया ने मिलके एक प्लान बनाया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, जरूर पूछा जाएगा, किसी भी टाइप का बन सकता है, बस आप अपना फोकस रखा कीजिए। नेक्स्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने धोनी। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझिए 200 मैच, 200, 100, 1000, 10,000, 5,000 की अगर बात हो रही है, ये होता है एक माइलस्टोन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये बनता कि आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले बने महेंद्र सिंह धोनी, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि 200 ये एक माइलस्टोन है और ये धोनी ने क्रैक किया, यानी कि धोनी ने ये एक रिकॉर्ड बनाया है। तो आप समझ ही गए होंगे, धोनी एक ऐसे खिलाड़ी
खिलाड़ी बन चुके हैं जिसने आईपीएल में सबसे पहले 200 मैचेस खेले हैं। और धोनी के पास एक और रिकॉर्ड है, ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल में 100 से ज्यादा मैच जीताए हैं, यानी कि जीते हैं। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दूसरे ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं धोनी के बाद इन्होंने 200 रन कंप्लीट किए, तो सुरेश रैना ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल में अब तक 197 मैचेस खेल चुके हैं, वो भी जल्दी ही 200 कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन रिकॉर्ड तो महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर हो चुका है। नेक्स्ट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी लगा, समझिएगा। असम में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की शुरुआत। फ्रेंड्स, हाल ही में जो नितिन गडकरी जी है, आप तो जानते होंगे, रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के ये मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक नींव रखी है। किस चीज की नींव रखी है? असम में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, यानी कि भारत में एक पार्क बना जाएगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। अब ये पार्क है क्या? फ्रेंड्स, ये एक ऐसा पार्क रहेगा, आसाम के अंदर पहली बार बनाया जा रहा है इंडिया का, जहां पर चारों टाइप की कनेक्टिविटी होंगी, यानी कि चारों ही वे होंगे, यानी कि जो एयर कनेक्टिविटी होती है, यानी कि हवाई जहाज की कनेक्टिविटी, वहां से इस पार्क में से हर जगह की कनेक्टिविटी होगी, हवाई जहाज के थ्रू ट्रांसपोर्ट वगैरह हो सकता है, साथ ही रोड की भी कनेक्टिविटी होगी, साथ ही पानी की कनेक्टिविटी, यानी कि पानी के जहाज के थ्रू माल इधर से उधर या फिर इंसान यात्री जा सकता है, साथ ही चौथी हमारी रेलवे कनेक्टिविटी होगी, यानी कि चारों ही कनेक्टिविटी इस पार्क के अंदर मिलने वाली है। यहां से जो कस्टम रेट वगैरह होता है ट्रांसपोर्टेशन का, वो भी काफी कम हो जाएगा और असम को ये पार्क बनने से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ये एक बड़ा पर्यटक स्थल बनेगा, विजिटर्स यहां पर ज्यादा आएंगे, साथ ही असम के लोगों के लिए यहां पर रोजगार भी ज्यादा बनेगा और जो असम की अर्थव्यवस्था है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये पहला पार्क असम के अंदर बनाया जा रहा है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की पूरी प्लानिंग है कि भारत के अंदर जल्दी टोटल 25 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। इसलिए पहला पार्क बन रहा है असम में। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहला पार्क कहां बन रहा है? असम में। इसकी शुरुआत, इसकी नींव किसने रखी? नितिन गडकरी जी ने। और असम में जो ये पार्क बन रहा है, इसमें टोटल लागत कितनी आएगी ये भी मैंने लिखा हुआ है, 693.97 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। देख रही है कितनी बड़ी रकम है। और पार्क भी छोटा मोटा नहीं रहेगा, क्योंकि सभी कनेक्टिविटी इसके अंदर आने वाली है, चारों की चारों। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य बना। आप सभी लोग जानते हैं, हाल ही में राज्यसभा लोकसभा के द्वारा कुछ कृषि बिल जारी किए गए थे, जिसके बारे में आपको द करंट अफेयर शो के सेकंड एपिसोड में कवर कर चुका था कि क्या ये बिल है। तो फ्रेंड्स, जब ये बिल पास हुआ तो काफी विरोध भी हुए। सबसे ज्यादा जो विरोध किया इस बिल का वो पंजाब ने ही किया था, पंजाब के किसानों ने। तो अब पंजाब ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने ये बिल लागू नहीं किया अपने राज्य में। इस बिल का इन्होंने उल्लंघन किया और विधानसभा में ये घोषणा की कि हम अपना नया बिल पेश करेंगे, अपना नया विधेयक इन्होंने जारी कर दिया है। किसानों के लिए कुछ अपनी शर्तें इन्होंने रख दी है पंजाब की अलग, यानी कि जो वो कृषि बिल था वो पंजाब के अंदर लागू नहीं किया। ये घोषणा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही की है। तो अब नया बिल अपना अलग होगा पंजाब का, ना कि वो जो कॉमन कृषि बिल है वो इन्होंने लागू नहीं किया। ये मैंने लिख भी दिया है, पंजाब बिकम फर्स्ट स्टेट नॉट टू इंप्लीमेंट एग्रीकल्चर लॉ। जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, यूपी सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की। बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हाल ही में यूपी की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है मिशन शक्ति। इसके तहत क्या होगा फ्रेंड, जो महिलाएं हैं उनको सम्मान मिलेगा। महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये योजना यानी कि ये मिशन लॉन्च किया गया है। जितने भी ऐसे दुष्कर्म हुए हैं यूपी के अंदर, उनको देखते हुए, उनके मद्देनजर देखते हुए ये मिशन लॉन्च किया गया है। और जितने भी जो ये मंचले हैं ना, ये दबंगी जो ये मतलब हरकत करते हैं, उनको तुरंत सजा मिलेगी और उनको सिलेक्ट कर करके, उनको चुन के सबसे पहले उन्हीं को धरा जाएगा और उनको अंदर डाला जाएगा। और जो भी दुष्कर्म का अपराधी पाया जाता है उसके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा जारी करके उसको तुरंत सजा दिलाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, काफी अच्छा कदम लगा ये जो शुरू किया है मिशन, यूपी गवर्नमेंट ने किया है मिशन शक्ति। अभी यूपी के अंदर है, साथ धीरे धीरे सभी स्टेट के अंदर आएगा। तो क्वेश्चन जरूर बनेगा कि किस राज्य में मिशन शक्ति मिशन लॉन्च किया गया, याद रखिए। और क्या है मैं आपको बता चुका हूं, महिला सुरक्षित और महिलाओं के सम्मान के लिए यह मिशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, राजकिरण राय को भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
फ्रेंड्स, राजकिरण राय आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि है कौन। फ्रेंड्स, ये फिलहाल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं, साथ ही एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं यूनियन बैंक के। इनको हाल ही में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। अब ये भी समझ लीजिए कि इंडियन बैंक एसोसिएशन है क्या। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी एसोसिएशन है, या फिर हिंदी में कह सकते हैं एक ऐसा संघ है जितने भी इंडिया के अंदर बैंक्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, उनके लिए नए रूल जारी करने के लिए, उनके ऊपर नजर बनाए रखने के लिए ये जो हमारी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है ये काम करती है। और इसके प्रेसिडेंट किसको चुना गया है? राजकिरण राय को। अब क्वेश्चन ये भी बनेगा कि वाइस प्रेसिडेंट किसको चुना गया है, यानी कि उपाध्यक्ष किसको चुना गया है? वो हमारा चुना गया है स्टेट बैंक के जो फिलहाल के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, इनको वाइस प्रेसिडेंट चुना गया इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, भूलिएगा मत। फ्रेंड्स, आपने एक चीज देखी है, हेड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है मेरा, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, स्टेट योजना से रिलेटेड, यानी कि हर चीज एकदम बैलेंस होकर चलती है। ऐसा नहीं कि मैंने एक प्रॉपर टॉपिक छोड़ दिया, यानी कि टॉपिक वाइज भी चीजें चल रही हैं दी करंट अफेयर शो के अंदर। नेक्स्ट है, और शायद आज का लास्ट करंट इवेंट है, एनीमिया फ्री इंडिया इंडेक्स 2020 में हरियाणा सबसे ऊपर। फ्रेंड्स, एक सर्वे होता है इंडिया के अंदर, या फिर एक रिपोर्ट जारी करता है, कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये जो डिपार्टमेंट है एक रिपोर्ट जारी करता है, एक सर्वे करता है। एनीमिया फ्री इंडिया इंडेक्स 2020 की जो ये रिपोर्ट आई है, इसके अकॉर्डिंग जो हरियाणा है वो टॉप पर है, यानी कि सबसे कम एनीमिया एक बीमारी होती है, मैं आपको बताऊंगा, सबसे कम केसेस हरियाणा के अंदर आए हैं। जितने भी स्टेट हैं इंडिया के वो सभी इस रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो जो सबसे साफ आप कह सकते हैं फिलहाल हरियाणा है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 के अंदर। फ्रेंड, जो ये आपकी एनीमिया बीमारी होती है ज्यादातर जो 5 साल के कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें होती है। ये बीमारी कैसी होती है? जो हीमोग्लोबिन होती है इंसान की बॉडी के अंदर उसमें कमी आना, ये बीमारी का मेन कारण होता है। और जो हीमोग्लोबिन है वो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाता है। जब हीमोग्लोबिन ही कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर प्रॉपर नहीं पहुंच पाएंगी, जिसके कारण जो बॉडी है वो कंप्लीट तरीके से डेवलप नहीं हो पाती, पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाता बॉडी का। इसलिए कुपोषण जैसी बीमारियां बच्चों के अंदर आ जाती है और वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाते, मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो मृत्यु दर कम हुई है सबसे ज्यादा और एनीमिया के केसेस कम हुए हैं वो हरियाणा के अंदर हुए हैं। टॉप पर है इस रैंक के अकॉर्डिंग हरियाणा स्टेट। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यार, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे इंपॉर्टेंट मैं नहीं मानता, जरूर पूछी जाएगी कि कम उम्र के बच्चों के अंदर ये पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट करंट इवेंट था। अब आपको अगर ये लगा हो कि आज मैंने कम करंट इवेंट कवर किए हो तो बेफिक्र रहिए, संडे और वेडनेसडे 2 दिन दी करंट अफेयर शो आया करेगा। और इंपॉर्टेंट यही था, मैं आपके लिए सब कुछ लेकर नहीं आता, पहले फिल्टर करता हूं, करंट इवेंट्स को एनालाइज करता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर नजर बना के रखता हूं कि किस टाइप के करंट इवेंट्स पूछे जाते हैं, तब आपके लिए लेकर आता हूं। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ ले आया। ये लास्ट 5 डेज के थे, वेडनेसडे में फिर लास्ट 5 डेज के आएंगे, उसके अंदर बाकी के कवर हो जाएंगे। तो पढ़िए, अच्छा पढ़िए, कम पढ़िए और इंपॉर्टेंट पढ़िए। तो फ्रेंड्स, आज तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपनी दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। एम रखते हैं वीडियो का 5000 लाइक, तो फटाफट लाइक करिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।